नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका आज दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं। दोस्तों, आपने पहले पार्ट को अगर नहीं देखा होगा तो उसे हिंदी साधन चैनल पर जाकर जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। वीर गाथा काल, दूसरा पार्ट में हम वीर गाथा काल के बारे में चर्चा करेंगे। वीर गाथा काल का समय है संवत 1050 से 1375। वीर गाथा काल में आज हम प्रकरण तीसरा, जिसमें देश भाषा काव्य पर चर्चा करेंगे। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज जस मशहूर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राज्य भाषाओं में राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद छपे में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और उनकी वीरोल्लास सभा भरी कविताओं में वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसी राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है और इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। तो दोस्तों, अब तक आपने वीर गाथा काल के बारे में जान लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अलाहाबाद आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। इधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और फरिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता वश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन के मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी।
बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी, जिसका मृत्यु सम्मत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर, जिसको अजमेर नाम से जाना जाता था, सांभर चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था और अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्नोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्नोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में मलेच्छ शब्द जो आया है, आचार्य शुक्ल ने मुसलमानों, इस पंक्ति से यह साबित हो रहा है कि मलेच्छ मुसलमानों को कहा गया था। इसे यह स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्नोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अन्ना सागर कहलाया। आना के पुत्र विसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी, जिसे परास्त कर विसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई सम्मत 1247 के पहले भी गौड़ियों की सेना ने नाइल पर धावा किया था, पर इसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के राजा हमीर देव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शस्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है।
जैसे यूरोप की वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राज्य की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप से प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूप में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में और वीर गीतों वेल्डस के रूप में। साहित्य प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है विसल पृथ्वीराज रासो। तो साहित्य प्रबंध के रूप में दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट्स में इसको जरूर लिखेंगे कि प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विशलदेव रासो मिलती है। तो वीर गीत के रूप में कौन सी पुस्तक सबसे पुरानी है? विशलदेव रासो। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं, पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो आया है। तो रासो शब्द किससे बना है? रसायन शब्द से। अब दोस्तों यहाँ पर हम खुमान रासो पर चर्चा करेंगे। तो वीर गाथा काल के ग्रंथों पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा, खुमान मत्ताट, भरतपट सिंह,
खुमान दूसरा, महायक खुमान तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। तो तीनों खुमान का समय यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों। पहला है खुमान रवि संवत 810 से 865 और खुमान दूसरा संवत 870 से 900, खुमान तीसरा संवत 965 से 990। अब्बासी वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और युद्ध से राजपूतानों पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अलमाम की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिला है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव श्री सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा अब उनके पीछे विशिष्ट का। अब जो अगला रासो है ग्रंथ है वह है विशलदेव रासो। दोस्तों विशलदेव रासो के लेखक नरपति नाल कवि विग्रहराज चरतुर्थ उपनाम विशलदेव का समकालीन थे। कदाचित वह राजकवि था। उसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया है कि 1200 यह पंक्ति है। 172 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल्य रसायन आरंभ वही सरदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो दोस्तों पंक्ति से भी प्रश्न आता है। ये पंक्ति है विशलदेव रासो के जिसके रचयिता है नरपति नाल। तो यहाँ 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। तो विशलदेव रासो का समय है 1212। 72 शब्द यानी 72 द्वादशोत्तर का रूपांतर है। अतः 1272 का अर्थ है द्वादशोत्तांत यानी 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ नवमी वदी नवमी को बुधवार ही पड़ा है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे यह विशलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव का समय भी 1212 के आसपास ही है। उनके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त है। विशलदेव रासों में 4 खंड है। तो यहाँ पर आप इस नोट्स को जरूर नोट करेंगे इस बात को कि विशलदेव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। तो देखिए यहाँ पर 4 खंड का नाम दिया है और 4 खंडों में कौन कौन सी कथा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप चाहें तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं। खंड 1 में मालवा के भोज परमाल की पुत्री राजमती से सांभर
कि विशल देव का विवाह होना है। दूसरा खंड में विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना है। तीसरा खंड में है राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथा खंड में है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले आना तथा विशल देव को वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो दोस्तों, ये जो चारों खंड है, जो प्रश्न बनेगा अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि विशल देव रासो के किस खंड में मालवा के राजा अपनी पुत्री राजमती से सांबर के विवाह किए, यानी किस खंड में। मालवा के राजा परमाल की पुत्री, तो मालवा के राजा कौन थे? परमाल, और उनकी पुत्री कौन थी? राजमती। और राजमती का विवाह किससे हुआ? विशल देव से उनका विवाह हुआ। तो किस खंड में ऐसे भी पूछा जा सकता है राजमती और विशल देव के विवाह का वर्णन है? तो पहला खंड है। दोस्तों, दूसरे खंड से भी प्रश्न बन सकते हैं कि राजमती विशल देव से रूठकर कब चली जाती है और वहाँ कितने दिन तक रहती है, ये इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी उसका शॉर्ट रास्ता नहीं है, उसके लिए आपको विस्तृत पढ़ना होगा और एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को कई तरह से समझना होगा, तभी जाकर आपकी तैयारी धारदार और पैनी होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। खंड 4 जिसको आपने देखा होगा, जिसपे हमने अभी चर्चा किया, इसे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए 4 में भी प्रश्न है भोज का अपनी पुत्री को घर लिवा लेना। तो किस खंड में भोज अपनी पुत्री को घर लिवा लाते हैं? तो वह चौथे खंड में लाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटना विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की यह लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। तो विशल देव किस प्रकार के काव्य है? वर्णनात्मक काव्य है। इनमें 2 ही घटनाएं हैं, और विशल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विशल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमाल राजा भोज का देहांत हो चुका था। तो अतः उनकी कन्या के साथ विशल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। तो उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशल देव की एक परमाल वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमालु की उपाधि ही भोज रही हो और इस धार पर कभी उसका एक केवल उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम ना दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ हो। परमाल कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया था। और जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरी जैसलमेर की, आबू के परमाल भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना ही संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े मिलते हैं, जैसे माघ अचरज कवि कालिदास। पहले जैसा कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विशल देव विग्रहराज चतुर्थ वरे वीर और
प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का वर्णन इसमें राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शालाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नालह के इस विशलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रोसित पातिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर अब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, जो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और ध्यान देने योग्य चीज़ है कि विशलदेव रासो केवल गाने के लिए रचा गया था। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह वह साहित्य नहीं है, राजस्थानी है, साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकर्ष है यानी सूखता है, पाटन थी, पाटन से भोज ताण यानी भोज का, खंड खंडहरा यानी खंड खंड का, इत्यादि। इस ग्रंथ से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विशलदेव रासो में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इनकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इनका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी यानी मिलाकर, जोड़कर, चितः चिता में, रणी रण में, प्रापिज्ञ प्राप्त हो गया या किया जाए, इन्हीं विधि, इस विधि, इस्यु ऐसा वाल हो, निवाला। इसी प्रकार नयन यानी नगर, पसाऊ यानी प्रसाद, पयोहर यानी पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी है, जिसका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, तजियो, तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय में से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। महंत पलायनो ताजदीन खुरसानी चढ़ी चलियो गौर। उपयुक्त विवेचन से के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है।
राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरामन ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपूताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ पर नरपति नाल्ह की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपूतानों के एक भाट का अपनी राजधानी में हिंदी का मेल करना जैसे मोती का आँख किया है। चंदन काठ को मारो सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर यह सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के युग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि साहित्य से संबंध रखती है कि वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, तो इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशलदेव रासो के कुछ पद देखिए। परनाब चल्यो विसल राय, चौहास सहु लिया बुलाए। जान तणी साजती करऊ, जिरह रंगावली परजइहों ठोप। खुवस पसारहूँ विसल राऊ, आवी सये अवेतरी राऊ। रूप अपूरब पेशियई, इसी स्त्री नहीं सयल संसार। अति रंग गस्वामिसु मिलिरति, बोटी राजा पहुज की। गर्भ करी ऊधो छ संभायो गौ, मुँह सरीखा नहो उर भुआल। महाधरी सांभर उगऊँ चिहु दिशी थान जैसलमेर। गर्भी न बोला हो संभार्यो राव, तो सीखा रान और भुआल। एक उड़ीसा को धानी, बचन हमाई तू मानीजू मानी। ज्यू थारई सांभर उनगई, राजा उनिधरी उगही हीरा साख। कुंवरई गहई खुनी सांभरी राव, काई स्वामी तू उलगऊ जाई। कहूँ हमार जस सुभान, थार छै साठी अवेतरी नारी। करवा बोल न बोली नारी, तू सो मेलसी चित्त विसारी। जीभ न जीभ गोन यो, दवका दधा कुपली में लई। जीभ का दधा नु पांगु रई, नाल करई सुनिजर सब कोऊ। अबयो राजा मास बसंत, गढ़मही गुरी उछली। जयधान मिलही अंग संभार, मान भंग हो तो बाल। इनी परिहर्षा राज दुआरी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले रासों की तरफ। अगला रासो है चंदबरदाई। तीसरा है, जिसका समय है दोस्तों संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
चंद हिंदी के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के यानी चंद बरदाई को भट्ट जाति के बताएं, भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। तो किस गोत्र के थे? जागत नामक गोत्र के ये थे। इनका गोत्र था जागत। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार को छोड़ा था। तो दोनों का जन्म एक दिन और दोनों एक ही दिन इस संसार को छोड़े थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी करते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। तो चंद बरदाई का जीवन पृथ्वीराज के जीवन से ऐसे मिला जुला था कि इनको अलग नहीं किया जा सकता था। जब भी चंद बरदाई पृथ्वीराज कहीं जाते थे, युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में, तो इनके साथ हमेशा, महाराज के साथ हमेशा चंद बरदाई साथ में रहते थे और उनके साथ वहाँ वो जहाँ वो जाते थे वहाँ वो जाते थे और वो सभी चीज़ों में सम्मिलित होते थे। कौन? चंद बरदाई पृथ्वीराज के साथ। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है। तो इसमें कितना पृष्ठ है? तो 2500। और इनमें जो सर्ग है, सर्गों की संख्या है 69। सर्ग कहते हैं दोस्तों अध्याय। सर्ग या अध्याय एक ही है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में अध्याय को सर्ग ही कहा गया है, इसीलिए आप सर्ग ही लिखेंगे और सर्ग नाम से ही नोट्स बनाएंगे। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। पृथ्वीराज रासों में मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, तोटक, गाहा, आर्या। तो इस प्रकार से इस रासों में जितने भी छंद है वह है कवित, छप्पर, दूहा, तोमर, तोटक, गाहा, आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि इसका पिछला भाग वान के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासों के पिछले भाग भी चंद के पुत्र जलह द्वारा पूर्ण किया गया। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अधूरा ग्रंथ था और जिसको इनके पुत्र, किसके? चंदबरदाई के पुत्र, चंदबरदाई के पुत्र ने पूरा किया। और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम जलहन था। तो इस प्रकार से वैसे ही रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनवी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहां गए और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक को देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलहन के हाथ में रासो को सौंप जाने और उसे पूरा किए जाने का उल्लेख रासो में है। अब यहाँ पर
जब पुस्तक को दिए थे चंद बरदाई अपने पुत्र जल्हन को, तो जल्हन के लिए एक पंक्ति है, पुस्तक जल्हन हाथ दे चली गज्जन निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदयरिये जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंदकृत चंदन उदरिये तिमी। पृथ्वीराज रासो में आबू के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंड तोमर राजा अंगपाल की कन्या से हुआ था। अंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली तक का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसू यज्ञ करके सब राजाओं को राज्य के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए आमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी किया। राजसू यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज के साथ था, अतः वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई और तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। तब जब संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी, तब इस पर जयचंद्र ने उसे घर से निकाल गंगा किनारे के महल में भिजवा दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया और फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद्र की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद्र तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ गया, पर हार गया और वह पकड़ा गया। शहाबुद्दीन हार गया, पकड़ा गया। पृथ्वीराज उसे छोड़ दिए और बार बार चढ़ाई करते रहे। अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनवी भेज दिए गए और कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनवी पहुंचे और एक दिन चंद के इशारे पर वे पृथ्वीराज रासो ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे यानी पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब वे दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया, पृथ्वीराज उत्तर क्या देते हैं कि शरणगत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर रक्षा करेंगे। और इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ।
और इसी के अतिरिक्त बीच बीच में बहुत सी राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समकालीन किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। किसको? पृथ्वीराज को 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों की बिल्कुल भाटों की कल्पना करते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानंद ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। उनमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा है। इनकी माता का नाम है कपूर देवी। और इनका समर्थन झांसी के शिलालेख में भी मिलता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणित और समसामयिक रचना है। इसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणित ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली और तोमर के राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्षों में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेख की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिसमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का समय जन्म काल संवत 1115 में, दिल्ली में गोद जाना 1122 में, कनौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज, जयचंद्र, परमदिदेव, महोबा के राजा परमाल के नाम आए हैं, जो इस प्रकार से मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच है। जयचंद्र के 12 जिनके संवत 1124 और 1143 के बीच में है। परमदिदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से यह संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमदिदेव राजा के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों में ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडित मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है, और इसी धारण को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा।
एकादश से 15 विक्रम शाक आनंद, तिही पिरजुन पुरहई भाई पृथ्वीराज नादिर। और विक्रम शाक आनंद का अर्थ किया अशून्य और नंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए, इसका वे पीछे उपयुक्त कारण नहीं बता सकते। नंदवंशी शूद्र थे, इसीलिए इनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं आई। फिर वह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में 90 से 91 वर्ष निकाला, पृथ्वीराज रासो में संवत दिए, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंदी पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादशो 15 विक्रम जिस धर्मसुता, त्रातीय शाक पृथ्वीराज को लिस्यो विपुल गुण गुत्ता। इनमें से 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि गुण गुत्ता ब्राह्मण का नाम गुण यानी गुप्त प्रतीत होता है। बात संवत ही तक नहीं है, इतिहास सविध कल्पित घटनाएं भी भरी पड़ी है। इसके लिए यह कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। रासो यह काव्य ग्रंथ है, पर खंड काव्यों में शत घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उनमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में उनकी अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हो, पर इसका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े ही अंश पीछे मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख भाट या बंदी जन का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं है। पृथ्वीराज रासो के 5 सर्ग में यह श्लोक आया है, श्लोक है तन्यस्य चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवतः संग्रहम यश सुवृत्तना सुवृत्त नामीम व्यधातः। इनमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई का नाम यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो कुछ बहुत सा कल्पित भट्ट तैयार होता गया है, इन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी की समसामयिक जान उसी के नाम पर रासो नाम की एक बड़ी इमारत खड़ी की गई हो।
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने, इसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं। दोहे की और कुछ कुछ कवित्व भाषा के ठिकाने पर तोटक आदि छोटे छोटे छंदों में कहीं कहीं अनुस्वार शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक ढांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्द के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुतानों में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। उन विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध में आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। चंद का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने से आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वही बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्रियों का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं और इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधित्व नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसने उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर चंद बरदाई के वंशजों का नाम दोस्तों दिख रहा होगा। चंद बरदाई, गुणचंद, जलचंद, सीताचंद्र, वीरचंद्र, हरिचंद्र, रामचंद्र, विष्णुचंद्र, जिन्हें उदरचंद, रूपचंद, बलुचंद, देवचंद, निशुरदास और आगे हैं खेमचंद्र, गोविंद चंद, जयचंद, गोविंद चंद, मदन चंद, शिवचंद्र, बलचंद, चौथचंद, बेनी चंद, मदन चंद्र, गोकुल चंद, बसु चंद, लेखचंद, कर्णचंद, गुणगंग चंद्र, मोहन चंद्र, जगन्नाथ रामेश्वर, गंगाधर, भगवान सिंह, करम सिंह, माथुर सिंह, भग गोविंद सिंह। तो दोस्तों, पृथ्वीराज के वंशजों से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न बनते हैं वो यूजीसी नेट लेवल पे बनते हैं। अगर आप किसी और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न प्रतिदिन बदलते जा रहा है और इस बदलते पैटर्न में हमें उसके अनुसार से अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को धारदार बनानी चाहिए। मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय सिंह, असोजी, गुमान जी, कादिन जी, जैसलमंथी, बीरचंद। दोस्तों, यहाँ पर 3-4 जो नाम दिख रहा है, तो एक वंशज में ये जैसे 4-4 लोगों का ये नाम है, 4 व्यक्तियों का नाम है। घमंडी राम जी, बुधान जी, बुद्धि चंद जी, नानूराम जी। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, उनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं और तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे जल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार से है। दुहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इकजल गुण बावरे गुण समुद्र शशिभान।
पृथ्वीराज रासो में चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हुए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है: प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरे भयो अति अधिकाए, पारी पायन सुरन के सूर सहित स्तुति कीम, तासु वंश प्रसंग में भवचंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दिन्हे तिन्हे लवासा ज्वालादेश, तनय ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुंचंद ता सुतशिलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाए, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्यात, आगरे रही गोपाल चंद में रहियो तासुत वीर, पुत्र जन्मे 7 ताको महाभट्ट गंभीर, कृष्णचंद्र उदार चंद जू, रूपचंद सुभाई, बुद्धिचंद प्रकार, चौथे चंद पे सुखदाई, देवचंद प्रबोध, संस्कृत चंद ताके नाम, भयो सप्तमो नाम सूरचंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया, उक्त पद में उन्हें गुंचंद की परंपरा में कहा गया और बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानू का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उनमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते थे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार के परिवर्तन रूप धारण किए। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था और उसके इस प्रकार से उत्साह प्रदर्शन कर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज के प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरशास्त्री को दी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने नीचे दिए जाते हैं। हिंदुवान थार उत्तम सुदेश तह उदित दुग दिल्ली सुदेश, संभरिनेश चहुआन थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, सबरनेश सोमत पुत देवत रूप अवतार धात, जिमी पकड़ी साह साहब लिन तिन्हि बे करिए पानी पहित, सिंगु सुसद गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कर न सबद बेधात तीर। मनहु कला सब साध कला 16 सो बणिए, बाल बैस शशि ता समीर अभृत रस पनिए, बेगसी कमल रिस भमर बेनु खंजन मृग लठिया, हिरक्यू अरु बिंब मोती नख सीख अहि घुट्टी, कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिकत सद, कमल गंधा बस संधा हंस गति चलती मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस स्वाति बुंद जस, भमर भमहि भल्लहि भुवा अव मकरंद बास रस। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसि कलन दिन्ने, लगन बरग रसी सरब दिंग द्वास शशि लिन्यो, 111 अरु 30 साग सम्मत पर मानह, जो पितृकुल सुध बरन रवि रखलु
पानन दिखंत दिठी उचारी 28 वर इस पल्लव विलंब न करिए। अलगार 29 श्रयानी दिन पंच मारी ज्यों रुक्मिणी कन्या बरिया। संगह तिस सरिस लिए बस सहस बाल रुक्मिणी जेम 31 लज्जत मराल। पूंजी मौरी शंकर बनाए दक्षिण अंकरी लगी न पाए। फिर 32 देखी देसी पृथ्वीराज हंसी मुंद मुंद चटपट लाज। बज्जी घोर निराश रान चौहान रहोदिस सकल सूर सुमंत समरी बल जंत्रा मंत तिस। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लगन वीर नट कदत तेग मन बेग लगन मनो बिजु झट घट। थकी रहे सूर कौतुक गगन रंगन मगन भई सूर धार। हरिद 34 हरसी बीर जग्गो हुलसी हरि 35 रंग नौ रत्ता 36 वर। पुरासन मुलतान खंधार मीर बलभ स्योत बलतेंग अचूक वीर। रहूंगी फिरंगी हलबी खुमानी हठिहट भल्लोच थाल निशानी। मंजारी 40 मुख जुम्बक लारी 39 हजारी हजारी हुके 40 जोधा बारी। भट्ट केदार मधुकर कवि है। अगला जो ग्रंथ है वह है मधुकर कवि का भट्ट केदार। संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कनौज के सम्राट जयचंद्र का गुण गाया। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ, जिसको मधुकर कवि ने भी लिखा था। दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंधाचंद दयाल दासकृत राठौरी ख्यात में मिलता है, जो कि बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्याल में लिखा है कि दयाल चंद्र ने आदि से लेकर कनौज तक का विस्तार इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों यानी राठौर का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः मध्य देश काशी से कन्नौज था। और दूसरा था चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों ने गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान संपन्न और देश के प्रधान भाग्य पर था। गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताना के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद्र का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबा में चंदेल राजा परमदिदेव परमाल जयचंद्र के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कनौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के बराबर लड़ते रहे। दोस्तों, अगला है जगनिक, जिनका समय संवत 1230 ऐसा प्रसिद्ध है। कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और रुदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य में
लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि इनके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषकर उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनी के काव्य आज कहीं पता नहीं है, पर उनके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। बरसात में गाए जाते हैं। आल्हा जो है वो बरसात में गाए जाते हैं। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में इसी अल्हैत के ढोल से गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देती है। और इसकी एक पंक्ति है कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप से न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनित अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक, किरीच देशों और जातियों जैसी फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंधति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडित और विद्वानों के साथ उनकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े और जनता की ही बीच इनकी गूंज बनी रही। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर वैश्वारा इसका प्रमुख केंद्र है। वैश्वारा जो है इसका प्रमुख केंद्र है आल्हा का। यहाँ इसके गाने के बहुत अधिक मिलते हैं और बुंदेलखंड में विशेषकर महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं। इसके अनुसार होता है कि आला संबंधी ये वीरगीत जगनी के रचे हुए बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत है, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया है। आल्हा और रुदल परमाल के सामंत थे और बनाफत सखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व इनको छपवाया था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं श्रीधर। इनका संमत 1454 में और इन्होंने रलमन छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडन के राठौर राजा रणमंडान की विजय का वर्णन है, जो इनके पाटन के महोबा जफर खां पर प्राप्त थे। एक पद नीचे दिया हुआ है रणमल छंद का। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकल ढोल ढोली जगिया, सुर करही रन सहनाई समुरही सरस रसी समरंगिया, कलकही कानल केली कलरवि कुमल कायल धरहरई, संचरही सक सुरतान साहन साहसी सभी संगरही। संदर्भ है व्याहने सामंतों के सब, यानी कि बारात सब अनंतपुर खड़ा है घर में, स्वामी राजा तुम्हारी यहाँ क्यों परदेश में तेरे भुला डाला। 15 में वह बात से बात छिपाई जा सकती है। 16 में आग का जला कोपला छोड़ दे तो छोड़ दे। 17 में जीभ का जला नहीं पनपता। 18 आकाशदीप जलाए गए। 19 में यदि वह धन्या या स्त्री अंग संभाल कर तुरंत मिलती तो वह बाला का मान भंग होता। 20 में है इसे परिवहन अग्निकर्ता यानी राजद्वार पर ही। और 21 है पितृ धारण किया। 22 में बाण चलाने का उल्लेख सिंगी बाजे शब्द सुनकर या अंदाज डोरी पर चढ़कर उसका तीर शब्द को बेधते हुए नहीं चुकता था। 23 में चंद्रमा है। 24 में उसी के आसपास के माने अमृतसर पिया। और 25 में अभिघटित किया बनाए। 26 में है पोहे हुए अच्छे मोते दिखाई पड़ते। 27 में कागज। 28 में चल दीजिए। 29 अलग ही अलग दूसरी ओर से।
30वें मध्य मधी में, 31 जिमी जिमे, 32वें प्रदक्षिणा, 33वें हंसकर मोहिनी मुग्धा ने लज्जा से मुंह पर पट चला दिया अर्थात सरका लिया, 34वें हृदय में, 35वें फुरियस पुतित हुआ, 36वें रक्त, 37 साथ, 38वें बिल्ली की सी आंख वाली, 39वें मुंह गीदड़ और ग्लोमरी, 40वें होंकार। इस प्रकार 41वें भट्ट मड़ंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद्र के कवि नहीं, सुल्तान साबुद्दीन गोरी के कविराज थे। तो इस प्रकार से शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में विलक्षित कवित्व उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रगट भई बंदीजन पुनि पृथ्वी यज्ञ ते प्रकार 67 माने सुट सौनक न वाचन पुराण रहे जसवे बखाने महासुख 67 चंद चौहान के केदार जोरी शाहजू के गंग अकबर के बखाने गुण गात है। काव्य जैसे मांस अजनास धान भाटन को लुटीधरे ताके खूरा खोजी मिटी जात है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो है वीर गाथा काल पर हम चर्चा करेंगे, जिसके प्रकरण चौथा में फुटकल रचनाओं, वीर गाथा काल में फुटकल रचना पर अगली हमारी वीडियो होगी। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।